आज का क्लास स्टार्ट करेंगे हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट से। तो वेलकम यू ऑल, स्टार्ट करते हैं। कोई बता दे कि पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, ये कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? रिडॉक्स यस, ये रिएक्शन। टॉपिक क्या है? ये रिडॉक्स थर्मल रिएक्शन रिडक्शन। है। रिडॉक्स रिएक्शन में स्पेशली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग हीट करते हैं, तो वो क्या बनता है उसको देखते हैं। तो इसमें हर एक एग्जाम्पल में, हर एक टाइप में आपको हम एक हिंट भी दिया करते थे। जो हिंट है, जैसे कार्बोनेट जो है वो आपका टूट के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता था, ये आपका कार्बोनिक एसिड। इसी तरीके से एच की जगह पे अगर मेटल लिए तो मेटल ऑक्साइड, जैसे ये वाटर मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसी तरीके से मेटल ऑक्साइड बनेगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पर भी एक हिंट है, इसको जनरली एक कॉमन मेथड से ट्रीट करने के लिए, कि आप जानते हो कि कार्बोनेट जो है बनता कैसे है। आप जानते हो कि कार्बोनेट बनता कैसे है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोनेट आयन और वाटर ये पास कराने से हमें मिलता है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड जो रहता है ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो व्हाइट प्रिसिपिटेट आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। फिर कंटिन्यूस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करते रहते हैं तो वो बाइकार्बोनेट बन जाता है, आपको याद होगा, जो कि व्हाइट पीपीटी फिर खत्म हो जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ भी वही है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं बाइकार्बोनेट, एक्वस सॉल्यूशन है, H2O है, कार्बोनेट में एक्वस सॉल्यूशन में पास कराएंगे तो बाइकार्बोनेट हमें यहाँ पर बनेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि मेरे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अगर हम हीट करें, ठीक है, तो इसी का उल्टा रिएक्शन आप सोचिए, जो ऊपर रिएक्शन है उसी का उल्टा रिएक्शन सोचिए। उल्टा रिएक्शन सोचेंगे तो ये है मेरा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। सेम ऊपर वाले का उल्टा रिएक्शन। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का भी हम लोग देख चुके थे, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट जब पढ़े थे, तो इसको भी हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, यही रिएक्शन उल्टा होता था, अभी यहाँ पे उल्टा करा रहे हैं। तो रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकता है, रिवर्सिबल होता है, मैक्सिमम रिएक्शन रिवर्सिबल होता है अगर उसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो कहीं कहीं पे रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है, जैसे जहाँ पे गैस बन के उड़ जाए या प्रेसिपिटेशन बन के बाहर निकल जाए। तो अगर हम प्रेसिपिटेशन को और गैस को उसी कंटेनर में रखें तो ऑलमोस्ट हर एक रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाया जा सकता है, उसके जो फेवरेबल कंडीशन है उसको प्रोवाइड करके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हीटिंग ऑफ सल्फर। हीटिंग ऑफ सल्फेट, सॉरी। तो हीटिंग ऑफ सल्फेट में जो हिंट है यहाँ पर उसको देखेंगे पहले कि किस तरीके से रिएक्शन होता है इसका। तो आप अगर H2SO4 को हीट करोगे तो यू विल गेट H2O एंड SO3। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ये भी उल्टा साइड से भी कराया जा सकता है। और आपको ये बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े क्लास पहले, कि H2SO4 का हीटिंग कैसे होता है। और इसको अगर आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे तो SO3 जो है टूट के SO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि H2SO4 को अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट करें तो हमारे पास वाटर SO2 और O2 मिलेगा। अब अगर यहीं पे H2SO4 की जगह पे कोई मेटल ने तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्साइड है, वहां पे मेटल का ऑक्साइड आएगा।
तो देखते हैं इसका रिएक्शंस और उससे फिर हम लोग समझते हैं। तो FeSO4 होल 3 Fe2 कर दें तो Fe+3 हो गया। इसको जब आप हीट करोगे तो इट विल गिव यू Fe2O3 प्लस SO3। अब देखिए कि इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है, सल्फर का चेंज हो रहा है। और अगर आप इसी रिएक्शन को 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हीट करोगे तो क्या होगा, यही सल्फर ट्राइऑक्साइड टूट जाता है, तो आपका हो जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस O2 SO2। अब देखें अगर हम लोग यहाँ पे अगर ले लें FeSO4, यहाँ पे Fe+3 स्टेट में था, यहाँ पे Fe+2 स्टेट में है। इसको अगर हीट करें तो ये भी बनाता है Fe2O3 प्लस बनाता है SO2 प्लस बनाता है O2। अच्छा, अब जो ये O2 है बेटा, ये O2 इसी बचे हुए SO2 के साथ, इसके बहुत सारे मोल्स होंगे ना, तो उसी के साथ रिएक्शन करके उसको SO3 में कन्वर्ट कर देगा। तो SO3 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर जब करेंगे हम लोग तो ये इस तरीके से रिएक्शन होगा। Fe जो है वो Fe+3 में जाएगा और सल्फेट जो है FeSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, जल्दी से बताइए। 2 और उधर 8 मतलब 6 प्लस 6, तो प्लस 6 जाता है +4 में और जाता है +6 में। वेरी गुड। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन जो है ना वो 2 स्टेप में आप समझ सकते हो। ये होता है आपको FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये FeO ही बनाएगा फर्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर बनेगा आपका SO3। अब आप अगर ध्यान से देखो तो Fe है बेटा +2 स्टेट में, तो ये जा सकता है +3 स्टेट में। यहाँ पे सल्फर है +6 स्टेट में, तो वो डिक्रीज हो सकता है, यानी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो सकता है और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो सकता है। Fe अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मिनिमम मतलब कि +2 +3 में से मैक्सिमम लेवल पे नहीं है, और सल्फर अपने मैक्सिमम लेवल पे है, तो ये डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करे तो इसका होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका अगर हम 2 मोल लें तो यहां से देखिए ट्वाइस FeO प्लस SO3, इसको रिएक्शन कराइएगा तो मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2। अब देखिए बहुत इजी है समझना, +2 +6 +3 +4, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओवरऑल इस रिएक्शन को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपको ऊपर वाला रिएक्शन मिल जाएगा, ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा तो ठीक है, हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि FeO यहाँ पे 2 मोल है FeO का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे SO3 का 2 मोल्स है, यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे 1 मोल SO2 बच जाएगा, और FeSO4 यहाँ पे Fe2O3 हो जाएगा। तो देखिए FeSO4 1 मोल Fe2O3, 1 मोल SO2 और 1 मोल SO3, यही बच रहा है। इस दोनों को ऐड करिएगा तो ऊपर वाला रिएक्शन हो। वेरी गुड। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं SN का, SnSO4 ये +2 में है, तो आप जब इसको हीट करोगे तो ये क्या होगा, फिर से SnO2 यानी +4 में जाएगा और आपको मिलेगा SO2, है ना। ये होता है, ये रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर होता है, एट एनी टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे जो ये वाला रिएक्शन था ये 800 से अबव पे होता था, है ना, क्यों SO2 आपका बनना है, O2 बनना है, लेकिन यहाँ पे ये किसी भी टेम्परेचर पे ये SO2 ही दे रहा है, एट एनी टेम्परेचर होता है। फिर अगर CuSO4 5H2O, इसको अगर हम हीट करें तो हमें मिलेगा CuSO4 और थ्राइस H2O। फर्दर इसको अगर हीट करें तो हमें मिलेगा CuSO4 1H2O। फर्दर इसको हीट करें तो CuSO4
और CuSO4 को फर्दर आप हीट करोगे तो आपको CuO प्लस SO3। देखिए ये उसी तरीके का देखिए रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे +2 स्टेट में है, ये +2 स्टेट में है, तो ये +2 स्टेट में और ये SO3 में गया है। तो सल्फर यहाँ पे क्या है बेटा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो कॉपर भी +2 में है, सल्फर भी। कॉपर किस स्टेट में रह सकता है, +2 और +1, है ना। तो कॉपर का भी मैक्सिमम है, सल्फर का भी मैक्सिमम है, तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे यही प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर हम ज्यादा देते हैं तो ये टूट के मेरा SO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो आप जानते हो, अगर 800 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दोगे। लेकिन Cu जो है CuO ही देगा, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कौन सा सॉल्ट बोलते हैं इसको, जिप्सम जिप्सम। सॉल्ट। वेरी गुड, जिप्सम सॉल्ट। और ये क्या बनाने का काम आता है, प्लास्टर ऑफ CaSO4। पेरिस। वेरी गुड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी गुड, ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है, इन्वॉल्व रहना है। और अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप बनाते हो तो ये क्या हो जाता है, CaSO4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड हो गया, अब वो प्लास्टर जब बनेगा नहीं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हीटिंग ऑफ नाइट्रेट। हीटिंग ऑफ नाइट्रेट, आप लोग नोट तो जरूर कर रहे हो बेटा, नोट नहीं करोगे ना तो बेनिफिट नहीं होगा। आप कितना बार भी सुन लोगे आपको याद नहीं होगा, लेकिन नोट करोगे ना तो आपको एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप आपके साथ बन जाएगा रिएक्शंस का। रिएक्शंस को आप मैथमेटिकली समझ सकोगे अगर नोट करोगे तो, और नोट नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप कितना बार भी सुन लो आप भूल ही जाओगे। अब इसमें हिंट क्या होता है, नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो जैसे हम लोगों ने HNO3 का हीटिंग देखा था, HNO3 को हीट करते हैं तो हमें मिलता है H2O, और मुझे मिलता है NO2, और मुझे मिलता है O2। अब देखिए H की जगह पे आप मेटल कर देंगे तो यहीं पे H की जगह पे हम कर देते हैं मेटल। एक रिएक्शन हम याद रखें, उसके बेसिस पे दूसरा हम लोग करेंगे, है ना। और ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मेटल नाइट्रेट अगर हम लें और इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड के बदले यहाँ मिलेगा मेटल ऑक्साइड, और नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलेगा। इस जगह पे जो मेटल हम लोग यूज करते हैं, इस मेटल में एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसको छोड़ के आपको करना है, इसको छोड़ के करना है। तो बचा कौन, लिथियम। बचा कौन, लिथियम, है ना। दूसरा रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन को समझे। इसका एग्जाम्पल में अगर हम एक लिथियम नाइट्रेट ले ले, Li2 लेने का जरूरत नहीं है, LiNO3 ही हो जाएगा, LiNO3। इसको हीट करेंगे तो मुझे मिलेगा Li2O प्लस NO2 प्लस हाफ O2। अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं, तो ये रिएक्शन होगा। इसका ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन में इसमें क्या होता है, दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होता है कि मेटल नाइट्रेट जो है हीट करने से मेटल नाइट्राइट बनाता है, नाइट्राइड बनाता है, और O2 गैस रिलीज करता है। तो इसमें कौन कहाँ पे बनाएगा, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो स्मॉलर साइज मेटल्स
and hydrogen will give product as per point 1। जो point 1 है इसके हिसाब से देगा। तो यहाँ कौन कौन देगा? स्मॉलर साइज वाला देगा, और कौन देगा? हाइड्रोजन देगा, है ना। और जो लार्जर साइज है वो ये वाला देगा। लार्जर साइज में आपको ये वाला बता ही दिए थे, ये सारा का साइज बड़ा है, लिथियम का साइज छोटा है ना। तो लार्जर साइज मेटल, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है बेरिलियम से, तो बेरिलियम भी उसी टाइप का रिएक्शन देगा। लार्जर साइज मेटल्स विल गिव प्रोडक्ट एज पर इक्वेशन नंबर 2। ये स्मॉलर साइज मेटल और ये लार्जर साइज मेटल एंड हाइड्रोजन ऑल्सो। हाइड्रोजन का भी नाइट्रेट रहेगा, तो वही रिएक्शन होगा। ठीक है सर, अब देखते हैं रिएक्शंस का एग्जांपल्स आते हैं। तो जैसे अब एग्जांपल लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का एग्जांपल लेंगे तो क्या बनेगा सर? सोडियम नाइट्रेट का एग्जांपल लेते हैं तो क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। NaNO2 प्लस O2। वेरी गुड, सेकेंड टाइप रिएक्शन, सेकेंड टाइप जो रिएक्शन है। तो एग्जांपल लेते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब इसको हीट किए तो ये बनेगा NaNO2 नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। तो जो नाइट्राइट होता है ना बेटा, वो अनस्टेबल होता है हीट में। हीट में नाइट्राइट अनस्टेबल होता है, तो ये टूट के दे देता है Na2O और नाइट्रोजन गैस निकल जाता है। और O2 गैस तो यहाँ जो निकला था उसी को लिख रहे हैं, आप O2 गैस लिख सकते हो। तो यहाँ से एक्चुअली आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया? NaNO3 को आप हीट करते हो तो यू विल गेट सोडियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। लिथियम का आपको पहले बता दिए। सिमिलरली आप मैग्नीशियम का करो, MgNO3 होल 2 ना, करेक्ट। इसको आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड जैसे मिला वैसे ही फाइनल डायरेक्टली लिख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पर क्या मिलना चाहिए मुझे? अच्छा अच्छा NO2। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? NO2 होगा। हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम जो है सेकेंड पीरियड का इसमें है, सेकेंड ग्रुप में है, लेकिन वो उसका स्मॉलर साइज में आता है। तो ये हो जाएगा NO2 प्लस हो जाएगा O2, यानी ये करेगा इसके जैसा, फर्स्ट के जैसा, फर्स्ट के जैसा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गया हमारा। अभी आगे बढ़ते हैं और आते हैं हीटिंग ऑफ फॉस्फेट पे। अभी पढ़ेंगे हीटिंग ऑफ फॉस्फेट। ओके, तो फॉस्फेट वाला आपको याद होगा कि एक बार हम आपको क्या बताए थे कि हाइड्रोजन रिमूव करता है, वाटर रिमूव करता है, याद है ना। तो वाटर रिमूव करेगा तो जितना हाइड्रोजन रिमूव करेगा उसका डिहाइड्रेशन आपको समझाए थे ना। फॉस्फेट वाला का एग्जांपल लेके डिहाइड्रेशन समझाए थे, रिमूवल ऑफ वाटर समझाए थे। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप देखें S3PO4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जब आप हीट करेंगे तो इसमें से एक H+ निकाले, अगर आप भी H+ निकाल रहे हैं, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, बाद में देखेंगे उसको हीटिंग करेंगे तो क्या होगा। तो बनेगा H2PO4-, इसमें से एक और H+ आप निकालोगे तो आपका बनेगा HPO4-, इसमें से एक और H+ अगर निकलेगा तो ये बनेगा PO4-3-। PO4-3-। तो
जो इसका नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन अगर हम बात करें, एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 है और इसमें है 0। इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री और इसको बोलते हैं 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री उसके चार्ज के अकॉर्डिंगली इसको बोला गया है, ठीक है। और एसिडिक हाइड्रोजन उसमें उल्टा कम होते जा रहा है। तो अगर हम इसको हीट करें, H3PO4 को अगर हीट करते हैं, तो इट विल गिव अस H2O plus P2O5. P2O5 is non-volatile. Non-volatile मतलब solid type, गैस नहीं होगा। Non-volatile मतलब गैस नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ H2O, जो पहले भी आपको बता चुके, ये वाला थोड़ा सा पहले भी आपको बता चुके हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा वो बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर होगा। अब एग्जांपल लीजिए, जैसे हाइड्रोजन का ले लिए, इसी जगह पे आप दूसरा मेटल्स का लेते हैं, तो Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, आप इसको हीट करेंगे तो वो क्या बोलेगा ये बेटा, नो रिएक्शन, ये बोलेगा नो रिएक्शन। NaH2PO4, इसको आप हीट करोगे तो यू विल गेट NaPO3 plus H2O. NaPO3 is called sodium metaphosphate. और Na2HPO4 उस दोनों के बीच में, उसको अगर हीट करते हैं तो इसका 2 मोल्स लेके हीट करना पड़ेगा, तो आपको मिलता है सोडियम पायरोफॉस्फेट यानी Na2P2 Na4P2O7 H2O, ये है मेरा सोडियम पायरोफॉस्फेट। सोडियम पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट आते हैं हीटिंग ऑफ KMNO4, K2Cr2O7 और KClO3 पोटाशियम क्लोरेट। ये सब क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसका हीटिंग देखते हैं, तो ये, हाँ बेटा बोलिए बोलिए। सर लिखना है, स्टार्टिंग से लिखना है, वो 3 रिएक्शन। ओके। सर जो यहाँ पर आपने फर्स्ट रिएक्शन लिखा Na3PO4 को हीट करते तो नो रिएक्शन, सर वो इसलिए लिखा था आपने कि आपने इसके ऊपर जो फ्लो चार्ट जैसा बनाया था कि H3PO4 को हीट करते तो H2PO4 फिर HPO4 को PO4 और PO4 में कोई नहीं कर सकता फर्दर, उसी रीजन के कारण ना। आप देखेंगे तो Na3PO4 में वाटर मॉलिक्यूल है क्या, H है? नहीं है सर, इस वही मतलब तो ऊपर भी आपने सर वही लिखा था, तो वही गुड एनालिसिस। हाँ सर, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, डिकम्पोजिशन मतलब है यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर, तो इसमें तो कोई H है ही नहीं, है ना। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नो हाइड्रोजन प्रेजेंट, नो हाइड्रोजन प्रेजेंट। वेरी गुड एनालिसिस। हो गया सर। ओके, तो अभी हम लोग इसका देखते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पोटेशियम है उसका पोलराइजिंग, पोटेशियम हैज लोअर पोलराइजिंग पावर एंड हेंस हायर थर्मल स्टेबिलिटी। जिसका पोलराइजिंग पावर लो होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा और उसका थर्मल स्टेबिलिटी हायर होगा। तो KClO3 को अगर आप हीट करते हो तो ये बनाता है KCl सॉलिड प्लस बनाता है O2 गैस। K2Cr2O7 को अगर आप हीट करते हो तो ये बनाता है K2Cr O4 और बनाता है ये
Cr2O3 सॉलिड और बनाता है O2 गैस। तो ये कैसा ऑक्साइड है बेटा? ये एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक है, आप याद कराए थे ना एम्फोटेरिक का, है ना? तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो अगर इसको सही से समझें, K2Cr O7 करेक्ट। एम्फोटेरिक है तो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेगा, नो प्रॉब्लम। तो आप देखिए कि Cr का ना इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप कर देंगे K+, तो ये जो है आपका है किसका स्ट्रक्चर बेटा? K2Cr2 और O7 है ना, K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 को जब हीट किया जाता है ना, तो उसका एक साइड का ये ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़िए, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़िए। तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़िएगा तो आपको इस साइड बनेगा CrO3, ये आयोनाइज है। आप देखिए Cr के साथ 3 है, तो CrO3 इस साइड आपका बन रहा है, ये बन रहा है CrO3, और यहाँ बन रहा है CrO4 ट्वाइस माइनस, CrO4 ट्वाइस माइनस यहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर आएगा, तो CrO4 ट्वाइस माइनस बनेगा, ये पॉजिटिव होगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो CrO3 हो गया। CrO3 इस तरीके से बन रहा है ना? ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ मन में समझना है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, और ये ऑक्सीजन माइनस लेके आ रहा है तो CrO4 माइनस हो रहा है। CrO4 माइनस मतलब ये वाला कंपाउंड, कौन वाला कंपाउंड? ये वाला कंपाउंड। और Cr2O3 हमारा ये वाला कंपाउंड CrO3 है ना ये। हाँ, अब CrO3 जो है ये 2 मोल टूट के 2 मोल CrO3 जो है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, 2 मोल CrO3 जो है ये बनाता है आपको Cr2O3 और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यही ऑक्सीजन यहाँ रिलीज किया, क्योंकि ये पूरे रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ है ना? तो Cr2O3 यहाँ बना, और तो आप इसको एक रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म टाइप से भी समझ सकते हैं, और ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक, तो KClO3 और K2Cr2O7 का हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट देखा। अभी हम देखेंगे KMnO4 का। जब हम KMnO4 को हीट करेंगे तो I'll get K2MnO4, K2MnO4, इसके साथ मुझे मिलेगा MnO2, और इसके साथ होगा ऑक्सीजन गैस रिलीज, है ना? अब मैग्नीज डाइऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक, तो ये भी एसिड बेस से याद रखिए रिएक्शन करेगा। सिर्फ इन नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए कि एम्फोटेरिक है। जहां जहां आता है स्पेशल प्रॉपर्टी नोट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, है ना? अब इस रिएक्शन में मान लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हेन KMnO4 इज हीटेड व्हाट आर वोलाटाइल प्रोडक्ट। तो वोलाटाइल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? MnO2 भी एम्फोटेरिक सॉलिड होता है, तो वोलाटाइल प्रोडक्ट इज ओनली O2, तो इसका ऑप्शन O2 हो जाएगा। तो अगर इस टाइप के रिएक्शन में जहां पे सिर्फ एक ही गैस निकल रहा हो और वो गैस ऑक्सीजन है, तो इस रिएक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के रूप में। इस रिएक्शन को हम लोग किसमें यूज कर सकते हैं? ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के रूप में, है ना? क्योंकि एक ही गैस निकल रहा है, उसको प्यूरिफाई करने का जरूरत नहीं है। 2 गैस होगा तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो जिस किसी भी रिएक्शन में इस टाइप से एक ही गैस निकले, एक ही वोलाटाइल मटेरियल हो कंपोजिशन में, तो वो उसके प्रिपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ O2 गैस।
नेक्स्ट आते हैं हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। ये जस्ट एक कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन है। आप जब इसका इस्तेमाल देखिएगा ना, जब आप बहुत सारे चैप्टर के अंदर रिएक्शंस देखिएगा ना, तो फिर आपको मजा आ जाएगा इससे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रिलीज्ड O2 जो है ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। सिर्फ KMnO4, अगर KMnO4 के साथ हम किसी को हीट कर रहे हैं तो मुझे K2MnO4 MnO2 मिल गया। अब O2 जो है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। जैसे अगर यहाँ पे FeO दिया हुआ है तो Fe2O3 बना देगा उसको। तो ये एक पार्ट ऑफ रिएक्शन है जिसको हम सिर्फ हीटिंग से इसको और दूसरे के साथ मिक्स करके भी इजीली समझ सकते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जस्ट एक पैटर्न ऑफ रिएक्शन, वन पार्ट ऑफ रिएक्शन है। तो इसमें दो केसेस होता है। आप अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे तो इसमें केसेस है। इसमें केस क्या है कि व्हेन एनायन इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग और वीक ऑक्सीडाइजिंग। अमोनियम कैटायन हो गया इसका, जो एनायन पार्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन एनायन ऑफ अमोनियम सॉल्ट are non-oxidizing और weak oxidizing। ठीक है, तो इस केस में जो अमोनियम सॉल्ट है NH4+, यहाँ पे नाइट्रोजन -3 स्टेट में है, ये NH3 में ही जाता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है और ये NH3 में जाएगा। तो एक आप यूनिवर्सली आप इसको याद रख सकते हैं कि ऐसे जगह पे जहाँ पे अमोनियम सॉल्ट के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग, अब नॉन ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडाइजिंग का एग्जांपल अभी आने वाला है, तो उसको बॉदर नहीं करना है, वो अभी समझ में आ जाएगा। तो उस केस में हमेशा आपका एक प्रोडक्ट फिक्स हो गया कि अमोनिया गैस निकलेगा, अमोनिया गैस निकलेगा। अब इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। तो ये आपका हिंट हो गया, इस रिएक्शन के लिए ये हिंट हो गया। अब हम लोग इसका एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में देखें, सबसे पहले हम लोग अमोनियम क्लोराइड को हीट कर देते हैं। तो एक प्रोडक्ट तो मेरा अमोनिया फिक्स है। अब बचा क्या यहाँ पे, HCl। HCl का आप जानते हैं अच्छा एफिनिटी है, निकल जाएगा। अगर Na हो Cl हो, अच्छा एफिनिटी है, निकल जाएगा, है ना। तो इस केस में ये दोनों गैसेस होता है और इस रिएक्शन में रेसिड्यू क्या बचा। अगर somebody is asking us कि sir we are heating ammonium chloride solid, what will be the residue? तो देयर इज नो रेसिड्यू। आप उसको हीट करिएगा वो गैस बन के उड़ जाएगा। अमोनिया गैस भी है और HCl भी गैस है, सो नो रेसिड्यू, कुछ भी अवशेष नहीं बचेगा। तो दैट इज दिस काइंड ऑफ रिएक्शन वी कैन से। अब कैसे हम समझेंगे कि जो एनायन है इस रिएक्शन में, एनायन क्या है। एनायन जो है वो है Cl-। तो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग कैसे हुआ। नॉन ऑक्सीडाइजिंग होने का मतलब होता है कि ये खुद रिड्यूस हो जाए। तो क्लोरीन भैया सब खुद ही Cl- में है, तो मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इससे ज्यादा नीचे वो जा नहीं सकता है। इससे ज्यादा नीचे जाएगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होगा वहां पे भी नीचे नहीं जाएगा। तो इससे ज्यादा ये नीचे जा नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा क्लोरीन, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो NiCl- है ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो गया। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे NH3CN, नाइट्राइल ग्रुप ले सकते हैं, साइनाइड ग्रुप ले सकते हैं। तो फिर से एक प्रोडक्ट मेरा अमोनिया फिक्स होना है और दूसरा प्रोडक्ट बचा क्या, तो HCN। तो HCN इज ऑल्सो गैस। अब नेक्स्ट आप बताइएगा, आपको बताना है अमोनियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो वन प्रोडक्ट इज व्हाट, अमोनिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज व्हाट, कार्बन H2CO3। डाइऑक्साइड प्लस वाटर। H2CO3, वेरी गुड सुजल, वेरी गुड। तो H2CO3 तो हम लोग पहले से जानते हैं कि सर इट इज क्या, ये क्या है,
H2CH3 क्या है, ये खुद ही टूट जाता है हीटिंग के साथ। ये हीटिंग ही मिक्सर को हीट कर रहे हैं तो ये तुरंत खुद ही टूट जाएगा। यहाँ पे हीटिंग लिखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हीट दिया हुआ है रिएक्शन में, यही हीट है यहाँ पर। उससे क्या होगा, ये खुद ही टूट जाएगा और ये टूट जाएगा वाटर गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो फिर से देखिए कोई भी रेसिड्यू नहीं बचा, सारा नॉन वोलेटाइल हो रहा है ना, सारा नॉन वोलेटाइल हो रहा है। अभी नेक्स्ट आते हैं, अमोनियम फॉस्फेट PO4, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, चलिए हेल्प करिए, खुद से सोचिए। अमोनिया बनेगा और जो बचा वो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे फॉस्फेट पे चार्ज कितना है, 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे बनेगा H3PO4। अब H3PO4 हीटिंग कंडीशन में क्या ये टूट जाता है या नहीं टूटता है, तो ये नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि H3PO4 जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अपने दूसरे मॉलिक्यूल से, है ना, तो इसमें इसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के वजह से स्टेबलाइज हो जाता है, वेरी स्टेबल प्रोडक्ट हो जाता है, और ये नॉन वोलाटाइल भी हो जाता है। मतलब जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना वो मैक्सिमम चांस है कि वो गैस नहीं होगा, लिक्विड होगा, सर नॉन वोलाटाइल होगा। हाँ सर। सर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना सर अभी भी हीटिंग तो चल ही रहा है ना सर, तो इसके पहले सर हमने देखा था सर तो वहाँ तो हाँ H3PO4 हीटिंग को चल रहा है। तो सर इसके पहले तो हमने देखा था कि हीटिंग ऑफ फॉस्फेट में H3PO4 डिकम्पोज जाता है H2PO4 और फिर HPO4 में सर, तो यहाँ पर वो क्यों नहीं हो रहा है? हीटिंग में नहीं दिखाए थे बेटा, वो तो हम लोग H+ निकाल के देखे थे ना। अच्छा वो हाँ वो H2 को निकाल के, ठीक है हाँ सर। हाँ वो हम लोग H+ निकाल के उसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितना है उसको रीड किए थे ना। तो सर H3PO4 पे फिर सर हम लोग देखे थे कि H3PO4 को अगर हम लोग हीट करते हैं तो H2O और P2O5 बनता है। हाँ सर। H2O और ये भी हम लोग देखे हैं, नो डाउट देखे हैं, लेकिन ये इतना इजीली हीट करने से नहीं होगा, इसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। मतलब जैसे इन लोगों को हीट कर एक्स्ट्रा हीटिंग का जरूरत नहीं है, वही हीट से काम हो गया, उतना से ही काम बन गया। यहाँ पे इस तरीके का नहीं हो रहा है, H2O प्लस P2O5 बनता है, ये P2O5 भी नॉन वोलाटाइल होता है, ये गैस नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली हीट करने से होता है, स्ट्रांग हीटिंग। तो ठीक है सर समझ। लिख सकते हैं, अगर अगर यहाँ पे मेंशन करें स्ट्रांग हीटिंग या हाई टेम्परेचर तो हम इसको भी तोड़ देंगे, इट इज पॉसिबल। ठीक है सर। बट यूजुअली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण नहीं लिखते हैं हम लोग, नहीं टूटता है। ठीक है, अभी हम आते हैं फॉस्फेट के बाद सल्फेट पे, तो अमोनियम सल्फेट। तो अभी देखिए सल्फेट में क्या है, एस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वही कहानी है यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट कर दो फिक्स और सल्फेट का हाइड्रोजन यहाँ से निकाले हो तो बना दो H2SO4, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है ना। अब अमोनियम सल्फाइड का रिएक्शन NH, तो आप बहुत स्मार्ट हैं, आप खुद ही बना सकते हैं, यहाँ अमोनिया और हाइड्रोजन और सल्फाइड को जोड़ दीजिए तो H2S, ये भी गैस होता है, H2S गैस। तो इस तरीके से हम लोग अमोनियम का जो है अमोनियम सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट को देखे। कहा कब देखे, जब जो इसके एनाइन पार्ट हैं, केटाइन पार्ट अमोनियम हो गया और एनाइन पार्ट जो है यहाँ पे बेटा NH3 लिखा गया, NH4Cl, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी थोड़ा बहुत। तो कब देखे, जब इसके एनाइन पार्ट जो है नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। अब सेकेंड पार्ट इसका आता है जहां पे एनाइन पार्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है ना, तो एनाइन of ammonium salts, ammonium salts are oxidizing, इस केस में देखते हैं।
तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग क्या-क्या हो सकता है, किस तरीके का हो सकता है। तो एक ही एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप लेते हो K2Cr2O7 तो वहाँ पे ले लो NO2 NH4Cr2O7 तो डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन है। तो ये वही है आपका जो K2Cr2O7 था। तो आप जब इसको हीट करोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका नाइट्रोजन गैस प्लस बनेगा आपका वाटर गैस, है ना? प्लस आपका बनेगा Cr2O3 सॉलिड। Cr2O3 सॉलिड जो होता है बेटा, ये होता है ग्रीन कलर का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑरेंज कंपाउंड मेनली 2 ही होता है। एक अमोनियम डाइक्रोमेट ये जो यहाँ है और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है? K2Cr2O7 यही 2 कंपाउंड जो है आपका क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। कलर पे भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे किसी दिन। ये जो N2 गैस निकला है, ये डाईमैग्नेटिक गैस है। डाईमैग्नेटिक आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे जो वाटर है ना? वो फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड आपको बनाना है और जो बाकी बच गया उसको यहाँ मिला दीजिए। तो इसको हम लोग रेस्ट लिखते हैं। तो आप अगर देखें तो आपका K2Cr2O7 का हीटिंग जब किए थे हम लोग, तो हम लोग यहाँ से देखे थे कि यहाँ पे बन रहा है मेरा O2 Cr2O3 और Cr2 K2Cr O4 हम लोग देखे थे। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरा, ये वाला मेरा फिक्स्ड हो गया। O2 दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के काम आ गया। O2 दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के काम आ गया। ठीक है? किस किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है बेटा? यहाँ पे अमोनियम में नाइट्रोजन -3 में है, ये 0 में, नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज किया। अभी अगर हम इसमें लेते हैं दूसरा एग्जांपल और देखते हैं कि K2Cr2O7 को हीट कर रहे थे तो क्या-क्या बन रहा था। तो K2Cr2O7 को हीट कर रहे थे, ऊपर वाला ही उतार दे रहे हैं अभी आपको। तो K2CrO4 बन रहा था सॉलिड, प्लस मुझे यहाँ मिल रहा था Cr2O3 ग्रीन मिल रहा था। Cr2O3 ग्रीन प्रोडक्ट मिल रहा था, सॉलिड है ये भी, है ना? और यहाँ पे निकल रहा था O2 गैस। तो ये जो O2 गैस है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। O2 इज पैरामैग्नेटिक, N2 इज डायमैग्नेटिक। तो अगर इस दोनों को आपस में कंपेयर भी करना पड़े कहीं पे, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या-क्या उसमें है, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो क्या फिक्स्ड करना है? इसमें प्रोडक्ट क्या फिक्स्ड है बेटा? इसमें प्रोडक्ट जो है वो मेरा फिक्स्ड है ये दोनों, नाइट्रोजन गैस और मेरा वाटर, नाइट्रोजन गैस और वाटर, और बाकी जो बचा उससे हमें ये बनाना है। तो ये हमारा हिंट है कि इसको फिक्स्ड करना है। ये हिंट है और ये हिंट है। इस दोनों को फिक्स करना है और बाकी जो बचा उससे हमें क्या करना है, तीसरा प्रोडक्ट जो बचा उसको जोड़ के बना देना है। आप एलिमेंट भी बैलेंस करिएगा ना तो आपको बन जाएगा। जितना Cr बचा है, जितना O बचा है, दोनों को एक साथ जोड़ के बना दिए। इसी तरीके से एलिमेंट भी बैलेंस करिएगा तो आपको बन जाएगा। तो अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। चलिए, आप खुद ही सोच लीजिएगा, मैथमेटिकली आप खुद सोचिएगा। सो यूज योर पेन एंड पेपर ताकि आपको सब अच्छे से याद रहे। तो अमोनियम MnO2 क्या होता है बेटा? ये MnO2 क्या होता है प्रोडक्ट? इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या-क्या फिक्स है? याद करिए, क्या-क्या फिक्स है? तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए कि फिक्स है नाइट्रोजन बनना, तो नाइट्रोजन गैस हम बनाएँगे। अब 1 मोल नाइट्रोजन है यहाँ, दूसरा तो नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हाफ मोल बनाते हैं। अब देखिए, रिएक्शन को शुरू से ही बैलेंस करते चलते हैं, ताकि जो लास्ट का रेस्ट वाला प्रोडक्ट है, वो हमें खुद ही मिल जाए। ठीक है? उसके बाद है मेरा वाटर, तो वाटर है मेरा बेटा 2 मोल हाइड्रोजन है, तो 2 मोल वाटर बना लिए। यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो 2 मोल वाटर बना लिया। अब बचा क्या? गया नाइट्रोजन और वाटर चला गया, ऑक्सीजन दोनों चला गया, तो यहाँ बच क्या रहा है? Mn बच रहा है और ऑक्सीजन कितना बच रहा है? ऑक्सीजन कितना बच रहा है? अभी देखिए ऑक्सीजन कितना बच रहा है? 2 ही था इधर और 2 इधर निकल गया। तो ये कैसे हुआ? उम,
यहाँ एक्चुअली बन रहा है MnO2, यहाँ बच रहा है MnO2। तो ये कैसे हुआ? रेस्ट वाला अगर मिलाते हैं उस तरीके से तो इसका करें तो 2 नाइट्रोजन था, क्या हुआ है इसका फॉर्मूला कुछ गलत लिखा है क्या? NH4MnO2 कंपाउंड होता है ना? KMnO4 होता है बेटा, तो NH4MnO4 होगा ना, यही तो प्रॉब्लम था हम लोगों का। 4 होगा तब MnO2 बन जाएगा। क्लियर कंसेप्ट? KMnO4 होता है ना, KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, और K2MnO4 मतलब पोटेशियम मैग्नेट पर हट जाता है वहां से। तो KMnO4 के बदले हम लोग अमोनियम MnO4 ले लिए, NH4MnO4 ले लिए। चलिए वेरी गुड, यहाँ पे 2 हम लोग लिख दिए थे गलती से। अभी समझ में आया आपको? इसको हम लोग को फिक्स करना है। ये हमारा फिक्स प्रोडक्ट हो गया, ये मेरा फिक्स प्रोडक्ट हो गया, और जो बचा वो उसको एक साथ जोड़ के रेस्ट प्रोडक्ट हम लोग बना दिए। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, चलिए अमोनियम ClO4 हीट करिए। तो फिर से क्या करिए, 1 मोल अमोनिया है, 1 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन गैस हाफ मोल निकालेंगे। वाटर कितना है, 4 है, तो 2 वाटर निकाल देंगे। अब बचा कि क्या मेरे पास 2 ClO बचा हुआ है, 2 Cl बचा हुआ है, 1 Cl बचा हुआ है और 2 O बचा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ClO2। अब ClO2 के बारे में पहले ही आपको बताए थे कि ये ClO2 जो है ये टूट के हाफ Cl2 प्लस O2 गैस दे देता है, ये सब गैस है। तो इसका जो प्रोडक्ट हो गया, ये देखिए फिर से वही मैकेनिज्म लगा है, जोड़ने वाला मैकेनिज्म। तो फिक्स्ड जो था उसको फिक्स्ड कर दिए, N2 को फिक्स्ड कर दिए, H2O को फिक्स्ड कर दिए, और यहां से आ गया मेरा हाफ Cl2 और O2। तो रिएक्शन इज वेरी इजी, रिएक्शन इज वेरी इजी। अब ये क्यों टूट रहा है, इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। MnO2 को हम लोग हीट किए तो ये नहीं टूटा, MnO2 फर्दर ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये क्यों टूट गया? क्योंकि ये है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का कंपाउंड। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो कंपाउंड है ये कोवेलेंट नेचर का है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुआ, और यहाँ मेटल और नॉन मेटल के बीच का कंपाउंड है तो ये आयनिक बॉन्ड हुआ। तो आयनिक कंपाउंड्स को यूजुअली हीट करने से ब्रेक नहीं करता है, कोवेलेंट कंपाउंड वीकर कंपाउंड होता है, वो हीट करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अमोनियम क्लोरेट का काम खत्म। अब एक हम आपको देते हैं, आप खुद बताइए, आयोडेट दे देते हैं क्लोरेट के बदले, अमोनियम IO3, इसको बताइए। तो क्या करिएगा, फिक्स कर दीजिएगा बेटा, क्लोरीन के बदले आयोडीन कर दीजिएगा, बाकी सब तो सेम ही है ना? तो आप यहाँ पे करिएगा N2, फिर आप लिखिएगा H2O, फिर यहाँ पे लिखिएगा हाफ I2 और फिर लिखिएगा O2। ये भी क्यों टूट रहा है? क्योंकि Cl2O जैसे कोवेलेंट कंपाउंड था वैसे I2O भी कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए टूट रहा है। ठीक है, ये 2 केसेस हम लोग पढ़े, एक एडिशनल थर्ड केस भी यहाँ पर होता है, तुरंत आपको हम बताते हैं। एक थर्ड केस है, ये है एनाइन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। जो एनाइन है, एनाइन पार्ट है, एनाइन पार्ट हैव central atom, enyl part have nitrogen as central atom, nitrogen as central atom। अमोनियम का सॉल्ट है, अमोनियम के सॉल्ट में जो एनाइन बनेगा
उसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट और N3 माइनस देखते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट। आप देखिए अमोनियम में नाइट्रोजन है -3 में और HNO3 में नाइट्रोजन कितना है +5 स्टेट में, +5 स्टेट में, ठीक है ना। तो दोनों स्टेट में नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो इसका रिएक्शन करते हैं, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और +5। इसका एवरेज लीजिए, एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लीजिए, तो आपको कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है कितना, 1 मिल रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। तो ये दोनों मिलके फाइनली जो जाने वाला है वो जाने वाला है नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोजन प्लस में जाने वाला। ठीक है, ध्यान रखिए ये कैसे कंसेप्ट किस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, एक हायर एक लोअर, एक बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसलिए ये अलग से बनाया गया है, ये अलग से एक टाइप क्रिएट किया गया है जिसमें कि नाइट्रोजन जो है वही उसका एनायन पार्ट में भी है सेंट्रल एटम के फॉर्म में, यानी नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन होगा और नाइट्रोजन का ही रिडक्शन होगा यहाँ पे, तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो जब हम इसे हीट करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मुझे मिलता है यहाँ पे N2O, आप हीट करिएगा इसको और आपको मिलेगा वाटर। आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा N2O और आपको मिलेगा वाटर। आप बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ से ट्वाइस लगा दो, तो 4 हो गया N2O और 2 1 3 बैलेंस्ड हो गया। तो जो रिएक्शन अगर इजीली बैलेंस नहीं हो रहा है, देखने में आपको लग रहा है कि 2 ही प्रोडक्ट है और बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका या तो फॉर्मूला गलती है या तो प्रोडक्ट गलती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे। तो इस तरीके से आप एवरेज लेके फटाक से बना सकते हो, एवरेज लेके प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो वो कहाँ पे जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं, NH4NO2। अब इसको हम लोग हीट करते हैं, तो ये NH4 में है बेटा -3 में और NO2 में कितना पे है जल्दी से बताइए, 4 में से एक गया +3 में, +3 में। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 0। इसका एवरेज कितना होगा, 0। तो जो एवरेज हुआ 0, तो 0 कहाँ जाएगा, N2 0, और जो बच्चा बाकी वो बना दीजिए वाटर। समझ में आ रही बात। तो जो प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एवरेज ऑफ बोथ ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, और दूसरा जो बचा वो वाटर आपको बनाना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अमोनियम नाइट्रेट हो गया। इसी तरीके से आप इसको बनाइए NH4N3 माइनस, N3 माइनस होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ 3 N में माइनस होता है। आपको पता है ना N3 जो है ये NaN3 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो 3 N मिला के -1 होता है। तो अब इसको समझिए कैसे करते हैं, इसका एवरेज कैसे निकलेगा। तो 1 का -1 या कितना, नाइट्रोजन का -3, सॉरी अमोनिया में तो -3 होता है ना अमोनियम आयन में, तो इसका है यहाँ पे -3, और ये है -3 के साथ -1, -1। तो एवरेज कितना आएगा बेटा जल्दी से बताइए तो, -3 -1 डिवाइडेड बाई टोटल नाइट्रोजन इज 4, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो -1 बनता है ये, तो -1 लाने का एक ही मेथड है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आप लाइए, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लाइए। लेकिन ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, ये तुरंत डाइमराइज हो जाता है और ये बनाता है N2H2। यहाँ पे भी -1 ही है, यहाँ पे भी -1 ही है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है, ये डाइमराइज कर जाता है। और सेकेंड प्रोडक्ट तो आपको वाटर बनाना ही है। देख लीजिए कितना हाइड्रोजन था यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन था, 2 था, 2 यहाँ निकाले, N2 चला गया, और ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वाटर कैसे बनेगा सर, ऑक्सीजन
तो नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ पर तो ये बनेगा नहीं। तो इसका सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा, कोई गेस कर सकते हैं क्या? 4 नाइट्रोजन है। हाँ, खत्म कहानी, 2 मोल इसी का बन रहा है। 2 मोल इसी का बन रहा है। 4 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन भी है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से कर रहे हैं? तो अगर 3 केसेस हम लोग देखें, अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग का 3 केसेस देखें। पहला केस देखें जिसमें जो एनाइन पार्ट है, अमोनियम के साथ जो जुड़ा हुआ पार्ट है, वो पार्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं है। दूसरा देखें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं है, तो वहां पे क्या किया हम लोग? क्या किए हम लोग बेटा, है ना? यहाँ पे क्या किए कि अगर ऑक्सीडाइजिंग नहीं है तो अमोनिया -3 में है, तो -3 में ही रहेगा, उसको कोई ऑक्सीडाइज नहीं करने वाला है। तो एक प्रोडक्ट हमारा फिक्स्ड हो गया अमोनिया गैस, एक प्रोडक्ट हमारा फिक्स हो गया अमोनिया गैस। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन -3 में है, तो -3 में ही जाएगा, -3 में जाने का मतलब है अमोनिया बनाए। ठीक है, तो इसमें एक प्रोडक्ट हो गया हमारा अमोनिया गैस, और बाकी जो बच रहा है उसको हम लोग जोड़ के लिख दे रहे हैं। तो जहां पे जोड़ के लिख रहे हैं वो अगर खुद टूटने वाला है तो टूट जाएगा, जहां पे नहीं टूटने वाला है तो नहीं टूटेगा। तो एक प्रोडक्ट अमोनिया फिक्स्ड हो गया। दूसरा पार्ट में देखे कि जो अगर ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है उसका, जो अमोनियम आयन के साथ जो एनाइन पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, वो ऑक्सीडाइजिंग अगर है, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा। अमोनिया का नाइट्रोजन जो है अमोनियम आयन का -3 में है, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज करके आपको N2 गैस बनाएगा, है ना? इसका सारा एग्जांपल हम लोग देखें, N2 बनाएगा, एक वाटर बनाएगा, ये 2 प्रोडक्ट फिक्स्ड हो गया, और तीसरा जो है जो बच रहा है उसको जोड़ के आप बना दीजिए, तो तीसरा आपका वहां पे बन गया। अब तीसरा जो जोड़ के आप बना रहे हैं उसको देखना है कि कहीं वो हीट में खुद डिकम्पोज तो नहीं हो रहा है। तो जहां पे भी आयनिक बॉन्ड होगा वहां पे डिकम्पोज नहीं होगा, जहां नॉन मेटल का बॉन्ड है वहां पे डिकम्पोज हो रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है वहां पे। तो इस तरीके से हम लोग 2 पार्ट पढ़े। थर्ड पार्ट में पढ़े कि जो एनाइन पार्ट है उसका भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है। जब नाइट्रोजन ही है और इसको हम हीट करेंगे, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन खुद है। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है, तो आपको उसका एवरेज लेना है कम प्रोपोर्शन रिएक्शन में। इस तरीके से हम लोग इस एग्जांपल में सीख रहे हैं कि उसका एवरेज लेना है। एवरेज लेके उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर दिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट में हम लोग क्या किए कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ रहा था, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ रहा था, तो +1 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में हो सकता है, इसलिए N2O बनाए। सेकेंड केस में 0 है तो वो N2 0 होगा, और थर्ड केस में -1 है तो NH होगा। NH डाइमराइज हो जाता है और वो N2H4 में कन्वर्ट हो जाता है ना सर? तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा अमोनियम सॉल्ट का कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। ये यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये सारा जो है कम प्रोपोर्शन रिएक्शन है, कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जहां पे हम लोग देखे थे एनायन विथ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एनायन विथ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यस, यहाँ पे। तो ये वाला रिएक्शन में जब हम लोग हीट किए थे तो यहाँ नाइट्रोजन गैस निकला। ये वाला रिएक्शन में अमोनियम मैग्नेट में, अमोनियम पर मैग्नेट में, यहाँ भी आपको नाइट्रोजन गैस निकला। तो होता क्या है एक्चुअली कि ये और ये दोनों गैस है ना, और इस साइड आपका गैसेस मॉलिक्यूल नहीं है, तो आपका कितना मोल गैसेस यहाँ पे बन रहा है, पहला रिएक्शन का बात करें इस रिएक्शन का, तो 5 मोल्स बन रहा है, 5 मोल्स गैसेस बन रहा है। तो इसके कारण जो रिएक्शन कंटेनर है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर हम एक ओपन कंटेनर में इस रिएक्शन को कराएं, बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेज आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसमें अमोनियम डाइक्रोमेट लेते हैं NH4 Cr2O7 लेते हैं और इसको आप हीट करते हो, तो क्या होता है कि ये पहले सॉलिड था, अब सारा गैस बन रहा है, तो इसमें जो गैसेस बन रहा है वो अचानक से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो गैस इससे निकलेगा नाइट्रोजन
गैस निकलेगा और वाटर गैस निकलेगा, ये बहुत हाई प्रेशर पे निकलेगा, बहुत जल्दी से निकलेगा। और उसके साथ क्या होगा कि ये Cr2O3 जो यहाँ पे बनता जाएगा, वो भी वोल्केनो जैसा इरेप्शन, वोल्केनिक इरेप्शन जैसा सॉलिड जो है यहाँ से उड़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये ग्रीन कलर का है, तो एक ग्रीन कलर का वोल्केनिक लाइट इस तरीके से आपको दिखेगा। ये सब सॉलिड है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप इसको हीट करिएगा तो एक ग्रीन कलर का ये सॉलिड है, ये Cr3 आपका उड़ रहा है। Cr2O3 जो है ये सॉलिड है, ये उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है, बनता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो गैसियस हैं और नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हाई प्रेशर पे निकलता है। तो इस रिएक्शन को वोल्केनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका प्रोडक्ट जो है एक ज्वालामुखी के तरीके से वोल्केनिक भी होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी MnO2 वोल्केनिक बना सकता था, लेकिन इसमें चांसेस कम है। क्यों चांसेस कम है? कि आप देखिएगा इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, इसका नंबर ऑफ मोल 2.5 है, गैसियस मोल्स 2.5 है, पहले से आधा, तो प्रेशर भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे उस तरीके से MnO2 वोल्केनिक इरप्शन में नहीं निकलता है ना। MnO2 वोल्केनिक इरप्शन में नहीं निकलता है, जबकि क्रोमेट के केस में Cr2O3 जो है डाइक्रोमेट के केस में वो ग्रीन कलर का वोल्केनिक निकलता है। तो ये आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन को कंपेयर भी कर लिए, किसका वोल्केनिक नाम दे दिया गया है, किसका नहीं दिया गया है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन तो आपको कोई भी पूछ सकता है, कुछ भी बना के पूछा जा सकता है। आप स्मार्ट हैं, आप आंसर दे देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हीटिंग ऑफ पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। तो पेरोक्साइड मीन्स O2-2, सुपर ऑक्साइड मीन्स O2-1। आप लोग जानते हैं H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KO2 इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, है ना। Na2O2 इज सोडियम पेरोक्साइड। तो इसके लिए पहले भी हम लोग एक पढ़े थे, ट्रिक पढ़े थे कि O2 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो बनाता है O2-। तो O2- हुआ क्या? सुपर ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड हो गया। ये फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये बनाता है O2 पे -2, यानी ये हो गया पेरोक्साइड। और ये 2 इलेक्ट्रॉन अचीव करता है तो ये बनाता है ट्वाइस O पे -2, मतलब ऑक्साइड। और यहाँ है मेरा ऑक्सीजन। तो यहाँ भी वही कहानी होगा, अगर आप सुपर ऑक्साइड को हीट करोगे तो ये अपना दोनों साइड स्टेबल प्रोडक्ट में चला जाएगा, ऑक्सीजन और क्या देगा? ऑक्सीजन और ऑक्साइड देगा। सिमिलरली अगर आप पेरोक्साइड को हीट करोगे तो ये भी दोनों एंड के स्टेबल प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके रिएक्शंस को हम लोग पहले भी देखे थे थोड़ा बहुत, अभी भी देखते हैं। हिंट आपका ऊपर हो गया। तो पोटेशियम पेरोक्स, ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड को आप हीट करोगे तो दोनों साइड जाना है बेटा, ऑक्सीजन गैस भी निकलना है और ऑक्साइड भी बनना है। तो पोटेशियम ऑक्साइड बना दीजिए और ऑक्सीजन गैस बना दीजिए, है ना। अब पोटेशियम ऑक्साइड क्या होता है? ये मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक नेचर का होता है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एसिडिक नेचर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक नेचर का गैस है, नॉन मेटल का है। इसको अगर आप रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस का रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन हमारा इतना ही दूर तक था, ऊपर वाला ही था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसे ही आपको दे दी, है ना। तो KO2 जो है यहाँ पे आपको पहले भी एक बार हम बताए थे, सुपर ऑक्साइड जब पढ़ाए थे, ऑक्साइड जब पढ़ाए थे, तो आपको बताए थे कि ये सबमरीन्स में या सैटेलाइट में यूज किया जाता है, किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन गैस जनरेट करने के लिए।
कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन गैस जनरेट करने के लिए। ये आपको पढ़ाए थे, आपको याद भी होगा। तो यूज्ड इन सबमेरीन और सैटेलाइट्स टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड साइमल्टेनियसली, इसका ब्यूटी देखिए, प्रोड्यूस O2 गैस। O2 प्रोड्यूस भी कर रहा है कौन? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड यूज किया जाता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड यूज किया जाता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड टूट के ऑक्सीजन दे रहा है और ऑक्साइड जो है इसका, ये साइमल्टेनियसली एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके K2CO3 आपको बना दे रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यूज होता है। अगर हम बात करें K2O2 का, पोटेशियम ऑक्साइड पेरोक्साइड का, तो पोटेशियम का पेरोक्साइड भी बनता है। आपको पता है ना कि किसका किसका ऑक्साइड पेरोक्साइड बनता है, किसका किसका सिर्फ ऑक्साइड बनता है, किसका सुपर ऑक्साइड बनता है, ये भी आपको बताया जा चुका है ना। अगर याद है तो मन में रिवीजन कीजिए, नहीं याद है तो मन में सोचिए कि फिर से जाके उसको पढ़ना है। तो ये भी टूट के देगा क्या आपको? ऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन देगा, है ना। तो ये भी उसी तरीके से काम करेगा। ये भी आपका उसी तरीके से, देखिए K2O बेसिक है तो ये भी CO2 एब्जॉर्ब करेगा और K2CO3 बना देगा, O2 गैस आपको मिला है। लेकिन ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के जितना इफेक्टिव नहीं है। क्यों इतना इफेक्टिव नहीं है? अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आप देखिएगा कि एक एटम पोटेशियम जो है ना, एक ऑक्सीजन दे दिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड को खा लिया, है ना। यहाँ पे अगर आप देखिए इस तरीके से, अगर इसको आप देखिएगा तो लेसर वॉल्यूम से, एक पोटेशियम ऑक्साइड से लेसर वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिलने का चांसेस है। इसलिए ये ज्यादा जो है इफेक्टिव ये होता है, सबमरीन्स में ज्यादा यूज किया जाता है। हालांकि पोटेशियम पेरोक्साइड को भी आप चाहो तो यूज कर ही सकते हो, इसका भी सेम ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आते हैं हीटिंग ऑफ एजाइड। देखिए कितना आसान हो जाता है अगर आप इस तरीके से ग्राफिकली समझ लेते हैं, कुछ मैथमेटिकल हिंट देख लेते हैं, तो रिएक्शन का आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। हमेशा हम लोग याद रख पाते हैं उसको। तो एजाइड होता है N3 माइनस आयन। तो N3 माइनस आयन का क्या है कि ये नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करने का काम आता है। NaN3 सॉलिड होता है, इसको आप हीट करोगे तो इट विल गिव यू Na सॉलिड प्लस N2 गैस। तो यहाँ पे जो N2 गैस प्रोड्यूस होता है ये अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन होता है, अल्ट्रा प्योर N2 गैस। अल्ट्रा प्योर N2 गैस बोलने का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे आपका सॉलिड है, ये भी सॉलिड है ना। तो सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट ही है, आपको रिएक्टेंट भी गैसियस नहीं है, प्रोडक्ट भी गैसियस नहीं है, नाइट्रोजन अकेला है, तो वो अल्ट्रा प्योर होता है, अल्ट्रा प्योर होता है। तो ये क्या है बेटा? यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ N2 गैस। और इसका यूज कहाँ करते हैं? कार का जो एयर बैग होता है वहां पे यूज करते हैं। अब आपको समझाते हैं कि पूरा एयर बैग के अंदर फेनोमेना क्या होता है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे कि ये यूज किया जाता है, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ N2 गैस इन कार एयर बैग। अब किस तरीके से ये होता है? ये इतना फास्ट रिएक्शन होता है ना, तुरंत फूल जाता है, तुरंत इन्फ्लेट हो जाता है उसका जो एयर बैग होता है। अब जो सोडियम का सॉलिड बनता है उसी एयर बैग में वहां पे डाला जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर, KNO3 भी डाला जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है, जो NO बना है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका बना देता है इस तरीके से फर्दर N2 गैस। अब ये जो बनता है इसको सिलिका डाल के रखता है, ये सिलिका से बन जाता है K2SiO3 सिलिकेट, और सोडियम भी सिलिका से रिएक्शन करके बना लेता है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। तो इससे क्या होता है आपका
कि जो भी एजाइड से, सोडियम एजाइड से बाय प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे सोडियम सॉलिड बन रहा है, तो उसको भी वो रिलीज कर रहा है, वहां से निकाल रहा है और मैक्सिमम N2 प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। और यही नाइट्रोजन गैस उसमें बढ़ जाता है, जिसके कारण वो इन्फ्लेट हो जाता है और ये काफी फास्ट रिएक्शन होता है, काफी फास्ट, तुरंत बढ़ जाता है। जस्ट वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे अगर गाड़ी में शॉक लगता है किसी तरीके से, झटका लगता है अगर फ्रंट से, तो एक सेंसर होता है, वो क्या करता है, एक छोटा सा अंदर में उसका इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हीटिंग होता है और सोडियम एजाइड हीट कर जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और तुरंत वो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देता है, जिससे कि वो इन्फ्लेट हो जाता है और हम जो भी लोग उस कार में रहते हैं, पैसेंजर्स, वो बच जाते हैं उनके फेस पे कॉलिजन होने से। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। अब हमारा वो टॉपिक बेटा खत्म हो गया, मतलब हमारा अभी जो है ना हीटिंग खत्म हो गया, तो मजा आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। अब है मेरा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब हम लोग कम प्रोपोर्शनेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैक्सिमम टाइम यही चाहेंगे कि जो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, उसका उल्टा कंडीशन प्रोवाइड कर दें और सेम रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में करा दें, तो कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन पढ़ते के समय में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस व्यू से भी पढ़ना है कि इसका रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है, और वो कम प्रोपोर्शन में हम लोग फिर से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप बताएं कि हम लोग आगे कंटिन्यू करें या फिर अब नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दें, क्योंकि मजा तो आ रहा है लेकिन अभी मटेरियल बाकी है, अभी इसमें और भी चीज बाकी है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बाद एक कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, जिसमें हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, रिएक्टिविटी सीरीज, वो क्या है, इसको दो तीन तरीके से याद रखा जा सकता है। पहले हम याद रखते थे, लिचरे के बाबा का नाम मंगरू अली जानता मांगता था, तो क्यों ना मैं सोना मन से फेंकूं, ऐसे करके था। अभी एक आपको एक नया बताएंगे जो और थोड़ा बड़ा है, इसमें सारा और इंक्लूड हो गया है। लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मन से जान, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मन से जान, करीना फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो पागल है क्यों होगी आज और पार्टी। ये इतना लंबा है, ये सब एक एक एलिमेंट को, पूरा रिएक्टिविटी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग देखेंगे इसको। और इसका यूज जो है रिएक्टिविटी सीरीज का, वो सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से सब्स्टिट्यूट कर देगा और खुद मेटल का सॉल्ट बना देगा और उसको सब्स्टिट्यूट करके बाहर निकाल देगा। इसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कॉमन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे होता है, क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन सा प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होने पे क्या बनाता है, रिड्यूस होने पे क्या बनाता है। ये सारा चीज हमारा बाकी है। तो ऑलमोस्ट एक क्लास का स्टफ तो हमारे पास शायद और बाकी है। इसके बाद आप लोग बोले थे कि सॉलिड स्टेट शुरू करने। सॉलिड स्टेट इज टफेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री यू कैन से, जिसमें कि आपको 3 डायमेंशनली विजुअलाइज करना होता है। तो वी कैन गो टू द सॉलिड स्टेट्स, और वी कैन थोड़े दिन के बाद भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो आज के लिए रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे।